यू कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और इस बरसात का मौसम का लुत्फ ले रहे होंगे। लुत्फ के साथ साथ हम लोग अपनी पढ़ाई का भी लुत्फ लें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर कैरियर अच्छा नहीं है तो सारे लुत्फ धुंधले पड़ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अपनी श्रृंखला को शुरू करते हैं, अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि करंट अफेयर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है? मोदी जी की साइप्रस यात्रा। जैसा कि आप सभी ने जाना कि अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 मीटिंग अटेंड करने से पहले एक देश साइप्रस है, वहां पर गए, वहां पर उन्होंने यात्रा की, वहां पर अपने संबंध स्थापित किए और कई अरसों के बाद एक भारत का प्रधानमंत्री ऐसे देश में पहुंचा जो काफी कॉन्फ्लिक्टेड कंट्री है, या फिर हम बोल सकते हैं आसपास के पड़ोस में कहीं ना कहीं से उसके वजूद को लेकर के लगातार अस्थिरता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट होंगी, क्या इसमें क्वेश्चन बनेगा, भारत के प्रधानमंत्री जी जब वहां गए तो किस तरह के एग्रीमेंट्स किए, वो देश हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीजें। तो पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अपने अपने लेवल पे अपने अपने क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी का अपना लेवल है, यूपीपीएससी का अपना लेवल है, आरओ का अपना लेवल है। होता क्या है कि कुछ लोग जैसे कि आरओ के कैंडिडेट्स होते हैं और उनको लगता है कि कोई देश पे कोई, या फिर यूपीपीएससी की भी या यूपीएससी की भी कैंडिडेट्स, अगर इस तरह की न्यूज आती है तो उनको लगता है कि ये तो इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है और ये इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है तो उसी दौरान हम लोग पढ़ेंगे। बाकी हम लोगों को जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में आने के चांसेस इसके बहुत कम है, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब भी किसी देश का प्रधानमंत्री या तो भारत में आता है या फिर भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष बाहर जाते हैं किसी देश में, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, कहाँ पर है, आसपास कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन सा सागर है, समुद्र है, क्या वहां पर ट्रेडिंग सिस्टम है, क्या वहां के नेचुरल रिसोर्सेस हैं, भारत के लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है, वो किसी भी तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना देते हैं। फिर आप कहते हैं कि सर ये तो आउट ऑफ टॉपिक चला गया, या फिर ये टॉपिक में पढ़ाया नहीं गया था, या फिर ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, देखिए आयोग क्या है ना, बहुत स्मार्ट है, तो आयोग अपनी स्मार्टनेस को इसी तरह से दिखाता है। बस आपको क्या है कि उसको किस तरह से टैकल करना है, ये आपको समझना है। तो हम लोग भी यहाँ पर देखेंगे प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और मेंस के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेंस के लिए तो पूरा का पूरा टॉपिक हो गया, प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट या रिलेवेंट पॉइंट्स हैं उन पर अलग हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं मोदी जी की साइप्रस यात्रा। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसको द हिंदू में भी आया और ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है। ये यहाँ पर दर्शाया गया है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साइप्रस के प्रधानमंत्री, दोनों लोग आपस में एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं आपको। तो हम लोग शुरू करते हैं नरेंद्र मोदी जी की साइप्रस यात्रा के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो लगभग 23 सालों बाद एक ऐसे देश में गया है जो कहीं ना कहीं से अपने वजूद को लेकर के काफी ज्यादा हद तक परेशान है या फिर स्ट्रगल कर रहा है। तो लगभग 23 वर्षों के बाद भारत का प्रधानमंत्री साइप्रस गए और साइप्रस में जाकर के उन्होंने कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की और कई एग्रीमेंट्स किए। समझ में आ गया। इसके साथ साथ एक नया पॉइंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोदी जी को कई देशों से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का मतलब होता है कि उस देश का जो नागरिकों को दिया जाने वाला या फिर बाहर के लोगों को भी दिया जाने वाला एक सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, तो भारत के नरेंद्र मोदी जी जब साइप्रस गए तो वहां पर उनका उस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3। ये मकारियोस कौन से थे? मकारियोस यहाँ के साइप्रस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। कौन से थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ? देखिए ये भी एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, अभी इस पर बात करेंगे। जब ये आजाद हुई तो यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने वो मकारियोस 3 बने थे। ये फ्रीडम फाइटर भी बोल सकते हैं आप इनको, और इन्होंने ही साइप्रस को ब्रिटिश कॉलोनी से आजादी दिलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी।
तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है फिर से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकरियोस III। तो ये पूछा जाता है कई बार कि इस बार या किस देश में मोदी जी को या भारत के प्रधानमंत्री को XYZ अवार्ड मिला, या फिर साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, या फिर ये दे दिया गया मकारियोस III किस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इस तरह के प्रीलिम्स में ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए ये पॉइंट क्या है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, तो इनको फटाक से आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं, यह यात्रा भारत की वैश्विक कूटनीति यानी ग्लोबली हम लोग जो अपने रिलेशन मेंटेन करते हैं उससे संबंध में, उसके साथ साथ वैश्विक कूटनीति और साइप्रस के साथ एक रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने का एक अच्छा सिंबल है कि भैया हम लोग साइप्रस के साथ खड़े हैं, साइप्रस के साथ हम खड़े हैं, तो साइप्रस हमारे साथ खड़ा है और हमारे और साइप्रस के संबंध अच्छे हैं। समझ में आ गया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने विस्तृत साझेदारी कार्यान्वयन पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। तो ये यहाँ पर क्या होता है, एक संयुक्त घोषणा होता है यानी ज्वाइंट डिक्लेरेशन। ज्वाइंट डिक्लेरेशन का मतलब होता है, आप देखिए समझिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन क्या होता है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि भैया हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे PM और साइप्रस के जो हेड होंगे, हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो दोनों बैठ करके एक एग्रीमेंट होगा जिसमें पॉइंट्स दिए होंगे कि भैया हम लोग आपस में ट्रेड करेंगे, हम लोग UN चार्टर को फॉलो करेंगे, हम लोग टेररिज्म से लड़ेंगे, हम लोग सी पायरेसी से एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, हम लोग नेवल एक्सरसाइज को मजबूत करेंगे, हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करेंगे, हम लोग ट्रेड करेंगे, हम लोग एक दूसरे की शिक्षा को बढ़ावा देंगे, हम लोग एक दूसरे के IT सेक्टर को बढ़ावा देंगे। तो एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है कि हमने भी माना है उस चीज को और आपने भी माना है, दोनों ने माना है, और उस पर क्या किया जाएगा, बाद में साइन कर दिया जाएगा। तो संयुक्त घोषणा पर क्या किया, प्रधानमंत्री और वहां के हेड ने सिग्नेचर किया या फिर उसको पारित किया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है उस घोषणा का, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करना। तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोग सारे देश, लगभग भारत के विश्व के सभी देश एक ऑर्गन है, और वो ऑर्गन कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी UN है, यूनाइटेड नेशन है। तो यूनाइटेड नेशन के एक चार्टर है, चार्टर का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे जो बिंदु दर्शाए गए हैं वो हम दोनों लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, या फिर हम दोनों लोग आपस में मानेंगे और उसी के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। यानी कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर को हम क्या करेंगे, उसकी व्यवस्था को मानेंगे और उसका समर्थन भी देंगे और शांति और सहयोग को बढ़ावा देंगे। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था, इस एग्रीमेंट में साइप्रस समस्या का समाधान। साइप्रस समस्या का समाधान का मतलब होता है, साइप्रस जो देश है वो एक आइलैंड टाइप में है और ढेर सारे देशों से घिरा हुआ है। ये मेडिटेरियन सी में पाया जाता है। अभी इस पर दिखाएंगे आपको, लोकेशन में दिखाएंगे आसपास कौन से देश हैं, क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात करेंगे। तो साइप्रस के कुछ क्षेत्र में टर्की का हस्तक्षेप है या फिर टर्की ने शासन कर रखा है। तो उसको लेकर के क्या हुआ, मोदी जी ने वहां पर आश्वासन दिया है कि हम साइप्रस समस्या का समाधान करने में हम मदद करेंगे या फिर हम उनके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, तो साइप्रस समस्या का समाधान करने के लिए हम अग्रसर है। तीसरा, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता। देखिए अभी हाल में ही जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के पक्ष में कुछ लोग बोले थे और कुछ लोग भारत के पक्ष में, बहुत से देश हैं जो भारत के पक्ष में रहे थे। तो उसी पक्षकार देशों में से एक देश था साइप्रस, जिसने भारत की इस ऑपरेशन को या फिर आतंकवादी गतिविधियों के विरोध में चलाए गए ऑपरेशन को समर्थन किया था और कहा था ये एक अच्छा ऑपरेशन है, इस तरह के ऑपरेशन से वैश्विक स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों को विराम मिलना चाहिए। तो आतंकवाद के खिलाफ हम क्या करेंगे, एकजुटता दर्शाएंगे, यानी उनके खिलाफ क्या करेंगे, हम सीमा पार जाकर के आतंकवाद की जो एक्टिविटीज है उनकी निंदा करेंगे, कहीं ना कहीं से उनको कम करने की कोशिश करेंगे, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे आपस में एक साथ मिल करके। ठीक है, चलिए तो ये 3 पॉइंट होंगे। पहले तो हम UN चार्टर को फॉलो करेंगे, दूसरा साइप्रस समस्या का समाधान करने में आपकी सहायता करेंगे, तीसरा आतंकवाद के खिलाफ हम क्या होंगे, एकजुट होंगे। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि भैया देखो
इंटरनेशनल रिलेशन में आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, वो ना हमारे रिश्तेदार है ना हम उनके रिश्तेदार हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भैया जब रिश्तेदारी नहीं है तो किसी प्रकार का कोई अन्य संबंध नहीं, यहाँ पर संबंध सिर्फ और सिर्फ होता है इंटरेस्ट का। यहाँ इमोशंस का संबंध नहीं होता है, इंटरेस्ट का संबंध होता है। हमारा जापान के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन जापान के साथ हमारे ट्रेड ज्यादा नहीं होते, हम लोग बहुत ज्यादा बायलैटरल ट्रेड नहीं करते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, रहेगा संबंध लेकिन उस तरह नहीं रहेगा। चाइना के साथ हमारे संबंध हमेशा कटु रहते हैं, लेकिन हमारा और चाइना के बीच में जो ट्रेड होता है वो बहुत ज्यादा रहता है। तो हम लोगों का संबंध सिर्फ और सिर्फ एक चीज का होता है, वो है इंटरेस्ट का। कौन किस देश के लिए, कौन सा देश किस देश के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या है, उसके लिए सही है या फिर उसके हितकारी है, ये यहाँ पर मद्देनजर रखा जाता है। वैसे भारत के लिए देखा जाए तो भारत के लिए जैसे रसिया हो गया, इजराइल हो गए या फिर फ्रांस हो गए, ये थोड़ा सा इमोशनल कंट्रीज हैं, भारत के पक्ष में ही बात करते हैं मोस्टली। वैसे जो बाकी जो कंट्रीज हैं वो भारत के पक्ष में तभी बात करते हैं जब उनका इंटरेस्ट होता है। सेम वैसे भारत भी करता है कि जब भारत का उनसे इंटरेस्ट होता है तो भारत भी उनके पक्ष में उसी तरह की बात करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्थिक सहयोग की। तो सब कुछ तो सब ठीक है, लेकिन आर्थिक सहयोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपस में क्या करेंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेंगे। तो इसमें हम व्यापार को बढ़ावा देंगे, निवेश को बढ़ावा देंगे एक दूसरे के देशों में, और टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देंगे। इसके साथ साथ हम लोग मुख्यतः यहाँ पर देख रहे हैं अक्षय ऊर्जा को, यानी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देंगे। रिन्यूएबल एनर्जी को मतलब होता है ऐसी एनर्जी जो हम फॉसिल फ्यूल से गेट नहीं करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जहां से हम कार्बन इमिशन नहीं होता है। और डिजिटलाइजेशन को भी बढ़ावा देंगे, जिसमें हम एक दूसरे के साथ क्या है, द्विपक्षीय संबंधों में इनको लगभग 30% तक केवल इसी पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान का मतलब होता है कि भैया हम लोग आपस में एक दूसरे की शिक्षा को बढ़ावा देंगे, पर्यटन को बढ़ावा देंगे, और लोगों से लोगों के बीच में कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देंगे। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान का मतलब हुआ पर्यटन, शिक्षा और कनेक्टिविटी। इससे क्या होगा, पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट हमारा जितना अच्छा होता रहेगा वो उतने अच्छे हमारे देश के संबंध भी होते रहेंगे। तो ये भी एक फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा होता है कि लोगों से लोगों के बीच में जो रिलेशन अगर आप मेंटेन कर रहे हो, तो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो अगर ना भी चाहे किसी देश से रिलेशन मेंटेन करने के लिए, तब भी वो जनता के कारण उनको करना पड़ता है। तो ये सारे के सारे घोषणा पत्र के क्या हुए, मुख्य बिंदु हुए। घोषणा पत्र में जो मुख्य बिंदु थे, एक बार फिर से हम बात करेंगे यूएन चार्टर के बारे में कि यूएन चार्टर को फॉलो करेंगे, साइप्रस की जो समस्या है उसके बारे में बात करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ हम लोग एक साथ खड़े होंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बात करेंगे, और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। अब अगर आप देखते हैं थोड़ा सा साइप्रस के बारे में, तो हम लोग सभी लोग देख रहे हैं साइप्रस कंट्री कौन सी है। आपको मैं साइप्रस दिखाता हूं, ये है साइप्रस की कैपिटल कौन सी, निकोसिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साइप्रस आपको अगर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर क्लियरिटी दिखाई पड़ रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आसपास कौन से, ग्रीस है, टर्की है, साइबेरिया है, लेबनान है, जॉर्डन, इजराइल है, इजिप्ट है। अब इनमें आपको देखना है कैसे कौन सी लोकेशन में आना है। तो ग्रीस के बारे में बात करते हैं, तो ग्रीस के दक्षिण पूर्व में है। ग्रीस जो है अगर आप देखेंगे तो क्या है, दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, टर्की के दक्षिण में है, टर्की के कहा है, दक्षिण में है। उसके बाद अगर हम देखते हैं सीरिया और लेबनान के कहा है, सीरिया और लेबनान के पश्चिम में है। इजराइल और फिलिस्तीन के क्या है, उत्तर पश्चिम में है। इजराइल और फिलिस्तीन के कहा है, उत्तर पश्चिम में बसा हुआ देश है। और मिस्र के कहां पर है, उत्तर में बसा हुआ देश है। तो ये सारे के सारे आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि इसके आसपास कौन सा है, ग्रीस भी है, टर्की भी है, सीरिया है, लेबनान भी है, जॉर्डन भी यहाँ से पड़ता है, लेकिन वो फिलिस्तीन आ जाता है, फिलिस्तीन और इजराइल, उसके साथ साथ इजिप्ट आता है। तो ये सारे के सारे आपको देश पता होने चाहिए किस एरिया से कहां पर बसे हुए। आपको एक चीज ये भी पता होना चाहिए कि जो साइप्रस कंट्री आइलैंड्स पे बसी हुई या फिर द्वीपों में बसी हुई कंट्री है। समझ में आया? उसके साथ साथ यहाँ की जो कैपिटल है वो कौन सी है, निकोसिया है। एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सा देश है। वैसे तो ये पड़ता है एशिया में, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य भी है, यूरोप में भी माना जाता है और एशिया का, दोनों का सदस्य माना जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक इसी में क्या है, साइप्रस भारत के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बात करेंगे। साइप्रस किस तरह से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट। तो पहली बात देखिए, जिस तरह से तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उसी तरह इंडिया साइप्रस को सपोर्ट करेगा, या फिर साइप्रस इंडिया को सपोर्ट करेगा। तो एक दूसरा ऑप्शन मिल गया। तो इंटरनेशनल में एक थ्योरी कहा जाता है कि जो
कोई भी देश हो, अगर उसका पड़ोसी दुश्मन है तो अब उसके पड़ोसी से, अगर आपका पड़ोसी दुश्मन है तो अपने पड़ोसी के पड़ोसी को आप अपना क्या बना लो, मित्र बना लो। समझ में आया? तो आप क्या करोगे, दो क्षेत्रों से, दो अलग अलग क्षेत्रों से हम क्या करोगे, उसका सामना कर सकते हो। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी इंडिया का अगर बॉर्डर, इंडिया का अगर मैप देखते हैं तो इंडिया का मैप कुछ इस तरह से करके बना होता है। लेट कर लेते हैं कुछ देर के लिए, तो और पाकिस्तान का मैप देख लेते हैं तो पाकिस्तान कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब इधर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, तालिबान या अफगानिस्तान देख लेते हैं। तो अफगान से हमारे संबंध क्यों अच्छे होते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को दो तरफ से क्या कर सकता है, आसानी से टैकल कर सकता है। तो उसी तरह क्या करने होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में संबंध बनाने होते हैं। तो आप एक तरफ देखिए तुर्की का पाकिस्तान सपोर्ट करता है, तो भारत किसका सपोर्ट करेगा, भारत साइप्रस का सपोर्ट करेगा, या फिर साइप्रस भारत का सपोर्ट कर रहा है। तो भारत के लिए साइप्रस इस तरह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आया? देखो यहाँ पर क्या है, साइप्रस भारत की पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की रणनीति का समर्थन करता है। नेक्स्ट, यूरोप का ये प्रवेश द्वार होता है। तो अगर आप मेडिटेरियन सी को देखते हैं तो ये क्या है, एशिया से यूरोप जाने का एक प्रवेश द्वार कहलाता है, यानी कि यहीं से शुरुआत हो जाती है। साइप्रस भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC का क्या है, हिस्सा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया एशिया और यूरोप के बीच में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रही है। तो इंडिया और यूरोप के बीच में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रही है उसका भी एक साइप्रस क्या है, हिस्सा है, जो ऊर्जा और व्यापार गलियारा बनाता है। और ये क्या है, हमारे ऊर्जा और व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यह पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी को भी मजबूत करता है। पूरब से पश्चिम मतलब यानी पूर्वी कंट्रीज मेडिटेरियन सी के, और उसके बाद पश्चिमी कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज जो आते हैं उनको आपस में क्या कर देता है, ये कनेक्ट कर देता है, यानी जोड़ता है। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ और भी पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, ये वैसे तो एशिया में है लेकिन ये क्या है, यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है। तो देखो 2026 में क्या है, यूरोपियन यूनियन EU की ये क्या करेगा, साइप्रस अध्यक्षता करेगा। तो अगर ये EU की अध्यक्षता करेगा तो भारत के पक्ष में बात करेगा। और भाई भारत के पक्ष में जब बात करेगा तो कहीं ना कहीं से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है। तो अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट EU के साथ हमारा हो गया तो ये बहुत बड़ी हमारी कूटनीति होगी, इंटरनेशनल रिलेशन में हमारी बहुत बड़ी जीत हो सकती है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होगा, साइप्रस होगा। तो साइप्रस क्या है, साइप्रस 2026 में यूरोपियन यूनियन का परिषद का अध्यक्ष बन रहा है, जिससे वो भारत के हितों में बात करेगा, जैसे मुक्त व्यापार समझौता बात करेगा, ठीक है, जिससे हमारी EU के साथ 30% तक की वृद्धि, व्यापार में वृद्धि हो जाएगी। जब टैरिफ्स माफ हो जाएंगे, टैरिफ्स जैसे खत्म हो गए तो सामान सस्ते हो जाएंगे, यहाँ के बिजनेसमैन को फायदा मिलेगा, सरकार को भी फायदा मिलेगा और व्यापार आपस में तेज होने लगेगा। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब देखो साइप्रस क्या है, साइप्रस में भी ऐसा नहीं कि अमीर लोग नहीं रहते हैं, बहुत ही रिच क्लास के लोग रहते हैं। तो वहां पर क्या है, साइप्रस भारत में शीर्ष 10 निवेशकों में, बड़े बड़े जो अन्य 10 देश शामिल हैं जो भारत में निवेश कर रहे हैं, उनमें से भारत में साइप्रस भी है। 2000 से 2025 के बीच में लगभग 14.65 बिलियन US डॉलर का उसने भारत में निवेश किया है, जो भारत के कुल निवेश का लगभग कितना है, 8% है। कुल ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब होता है डायरेक्ट भारत में पैसा लगाना या किसी चीज पर डायरेक्ट भारत में पैसा खर्च करना या निवेश कर देना। समझ में आ गया? इससे क्या होता है, वित्तीय सेवाओं में और स्टार्टअप्स में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और साइप्रस के साथ हमारे संबंध और मजबूत होते चले जाएंगे। तो देखिए, भारत का यूरोपीय यूनियन के साथ संबंध मजबूत कर सकता है ये, और भारत में ये FDI के माध्यम से भारत के अंदर ही ढेर सारी सेवाओं को बढ़ावा दे सकता है और रोजगार को भी बढ़ावा दे सकता है, भारत में बिजनेस को भी बढ़ावा दे सकता है। इसके साथ साथ साइप्रस और भारत दोनों एक दूसरे का यूनाइटेड नेशन पर क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन पे लगातार भारत अपनी परमानेंट सीट के लिए बात करता है या वकालत करता है, उसके लिए अन्य देशों की हमको मंजूरी चाहिए होती है। तो उन्हीं में से साइप्रस एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा भारत की पहली बात तो स्थायी सदस्यता के लिए, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए, और दूसरा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के लिए हमेशा पक्षदार रहता है, NSG के लिए। तो NSG क्या है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। और दूसरा क्या है,
यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट है, तो दोनों पे भारत के पक्ष में ये हमेशा बात करता है। नेक्स्ट है समुद्री सुरक्षा। तो आप जानते हैं साइप्रस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेडिटेरियन सी में, और मेडिटेरियन सी में समुद्री सुरक्षा चाहिए होती है तो साइप्रस से बात करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ साइप्रस हिंद महासागर क्षेत्र में भी समुद्री सुरक्षा और पाइरेसी गतिविधियों को क्या करेगा, रोकेगा। यानी कि समुद्री लुटेरे जो होते हैं, समुद्र में जो लूट होती है, उनकी गतिविधियों को रोकेगा। और इससे क्या होगी, वहां की नेवी और भारत की नेवी आपस में क्या करेंगे, संयुक्त अभ्यास भी कर सकते हैं, जिससे इस तरह की एक्टिविटीज को कम किया जाए और सुरक्षा को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए। उसके बाद प्रवासी भारतीयों के बारे में बात करते हैं। तो ढेर सारे ऐसे भारतीय हैं जो साइप्रस में क्या करते हैं, निवास कर रहे हैं। लगभग 5000 जो वहां पर या तो शिक्षा ले रहे हैं, या तो आईटी में हैं, या फिर व्यापार में योगदान दे रहे हैं। तो अगर आप देखते हैं कि लगभग 10% साइप्रस की आईटी में केवल और केवल क्या है, भारतीय है। तो भारत का आईटी सेक्टर वैसे भी मजबूत है, और साइप्रस में जितना आईटी सेक्टर है उसका केवल 10% तो इंडियन ही संभाल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे संबंध क्या होते चले जाएंगे और मजबूत होते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारे लिए क्या है, साइप्रस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइप्रस के बारे में पहला देखेंगे तो ये तुर्की जिस तरह पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, वैसे साइप्रस हम लोगों का सपोर्ट करता है। दूसरा अगर बात करते हैं तो ये यूरोप का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा अगर बात करते हैं तो 2026 में जैसे यूरोपियन यूनियन में सदस्य बनेगा, उसकी अध्यक्षता करेगा, तो वो हम लोगों को यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी राजी करवाने की कोशिश करेगा, ना कि करेगा, कोशिश करेगा। और चौथा, ये एफडीआई में भी प्रमोट करता है, यानी कि भारत में ढेर सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट साइप्रस के द्वारा ही आता है, डायरेक्ट साइप्रस के लोग यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा भारत का यूएन में परमानेंट सीट के लिए और एनएसजी के लिए लगातार ये समर्थन करता है, लगातार भारत के पक्ष में वकालत करता है। इसके साथ साथ समुद्री सुरक्षा के लिए साइप्रस बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। नेक्स्ट, ढेर सारे लोग भारत में रह रहे हैं, साइप्रस में रह रहे हैं भारतीय, और वहां पर या तो शिक्षा ले रहे हैं, या तो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, या व्यापार में काम कर रहे हैं। उस लिहाज से भी साइप्रस हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए साइप्रस के बारे में बात करते हैं, वहां की समस्या के बारे में बात करते हैं। तो साइप्रस की भौगोलिक स्थिति की अगर बात करते हैं तो साइप्रस कहां पर है, साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में एक द्वीप के रूप में बसा हुआ है, जो मुख्य रूप से तुर्की और सीरिया के क्या है, निकट है, और ये दोनों इसके अगेंस्ट है। भौगोलिक रूप से यह एशिया में है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का सदस्य भी है, जो 2004 से लगातार बना रहा है। यानी है तो एशिया का ज्योग्राफिकली अगर देखें, लेकिन यूरोप में क्या है, यूरोपियन यूनियन में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्फेडरेशन है, उसका सदस्य भी है ये। ऐतिहासिक देखें तो साइप्रस भी एक समय ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, और 1960 में क्या हुआ, आजाद हुआ। लेकिन 1960 में आजाद होने के बाद ही 1974 में इसमें टर्की ने क्या कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया। जैसे ही टर्की ने इस पर हस्तक्षेप किया तो साइप्रस दो अलग अलग भागों में बट गया, जिसमें एक टर्की समर्थित क्षेत्र हो गया और एक क्षेत्र ऐसा हुआ जो साइप्रस के रूप में जाना जाता है। तो टर्की समर्थित उत्तरी साइप्रस हो गया, जो केवल और केवल टर्की से कहती है कि भैया ये हमारा क्षेत्र है। एक दूसरा है साइप्रस गणराज्य, जहां पर मोदी जी गए हुए हैं, ये साइप्रस गणराज्य है। तो साइप्रस रिपब्लिक या साइप्रस गणराज्य को पूरा का पूरा अंतरराष्ट्रीय सहयोग या अंतरराष्ट्रीय जितने भी देश हैं वो मान्यता देते हैं कि वाकई साइप्रस कंट्री यही है, टर्की वाली साइप्रस कंट्री नहीं है, वो गलत मानी जाती है। आप दूसरे शब्दों में समझिए कि जैसे पीओके है, तो पीओके को हम लोग क्या कहते हैं कि पाकिस्तान ने उसको ऑक्युपाइड कर दिया था गलत तरीके से, तो वो क्या है, वो भारत का तो ही हिस्सा है, तो उसको मोस्ट ऑफ कंट्रीज क्या कहते हैं, भारत का हिस्सा कहते हैं। और जो कश्मीर है वो तो हमारा है ही, समझ में आ गया। तो यही इन दोनों के बीच में अंतर है। तो भैया ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा है, और टर्की ऐसे मानने वाला नहीं है जब तक वो मार खाएगा नहीं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें भारत का क्या रुख है, तो भारत का अगर हम रुख देखते हैं तो भारत बहुत ही क्लियर है। भारत ने कहा है कि भैया संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर क्षेत्रीय सांप्रदायिक संघीय ढांचे के माध्यम से साइप्रस की समस्या का क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। फिर से देखिए भारत ने क्या किया है, क्षेत्रीय, सांप्रदायिक और संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, इन तीनों चीजों को लेकर के हम क्या करेंगे, इसका समाधान करने की बात करेंगे, जिसके माध्यम से उसकी अखंडता और संप्रभुता भी बनी रहे, नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो। ठीक है, तो ये पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं रणनीतिक महत्व, किस तरह से रणनीति की महत्व से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेटिक वे से। तो साइप्रस देखो, साइप्रस भूमध्य सागर में है, जिसमें व्यापार के लिए, ऊर्जा के लिए और सुरक्षा के लिए हमारे क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह रूस,
मध्य पूर्व और यूरोप के बीच में क्या है, ऊर्जा पाइप लाइनों का केंद्र है। तो रसिया से क्या है, ढेर सारे देश, आसपास की यूरोपियन कंट्रीज या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज या फिर अन्य कंट्रीज पाइपलाइन के माध्यम से एनर्जी को लेते हैं। तो साइप्रस क्या है, साइप्रस उसी का एक केंद्र के रूप में है कि उसी से सारे गुजरते हुए जाते हैं। तो अपने आप में क्या है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है। अगर देखें तो ज्योग्राफी के रूप में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने क्षेत्र पर। भैया मना कर देगा तो कोई जा नहीं पाएगा या फिर इसके खिलाफ आसानी से एक्शन भी नहीं ले सकता है। तो इस तरह से ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंस दर्शा देता है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है, साइप्रस के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ खास अतिरिक्त बिंदुओं में है जो आपको मेंस में लिखना होता है। पहला, ऊर्जा सहयोग। तो साइप्रस में हम अगर देखते हैं तो अपतटीय गैस क्षेत्र है, मतलब कि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जैसे एक्रोडाइट गैस लगभग यहाँ पर कितनी है, 129 बिलियन क्यूबिक मीटर यहाँ पर भरी हुई है। आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा है। और भारत की ऊर्जा के लिए क्या है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 129 बिलियन क्यूबिक मीटर है। भारत अगले कई वर्षों तक अगर चाहेगा तो केवल और इसी से अपनी गैसेस की जरूरतों को, ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करेगा। रक्षा सहयोग में अगर देखें तो दोनों देश रक्षा और सैन्य परीक्षण में क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। भारत साइप्रस को सैन्य उपकरण और प्रशिक्षण भी प्रदान कर सकता है, करता है या फिर करता है या कर सकता है या फिर देता है या फिर आपस में एग्रीमेंट्स के माध्यम से, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के माध्यम से उसको दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो इसमें कुछ और भी है। वो क्या है, वैश्विक मंचों पर समर्थन। तो देखो हम दोनों लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का वैश्विक ग्लोबल लेवल पर जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा है। तो भारत के G20, ब्रिक्स, SCO जैसे मंचों पर भारत साइप्रस का समर्थन करता है। और ऐसे मंच देखें तो केवल और केवल 30% वैश्विक हिस्सेदारी यही निभा देते हैं। पर्यावरण सहयोग में दोनों देश जलवायु परिवर्तन और रिन्यूएबल एनर्जी पर क्या करते हैं, लगातार जोर देते हैं। साइप्रस एक ऐसा देश है जो भारत के ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या करता है, समर्थन करता है। उसका मानना है कि भारत ने जो ISA प्रक्रिया चलाई है वो कहीं ना कहीं से सही है और ये इस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे फॉसिल फ्यूल का कम से कम यूज हो सके। और भारत में, पूरे विश्व में जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू चल रहा है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं और ढेर सारे नेचुरल डिजास्टर भी टाइम से होते रहते हैं, तो इनको रोका जा सके। तो खैर ये सारी चीजें तो अपनी अलग हैं, लेकिन भारत और साइप्रस के जो संबंध है वो अपने आप में एक नया अध्याय इस समय लिख रहे हैं और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो मोदी जी अभी गए थे इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ज्योग्राफी के पॉइंट से इसको इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, कुछ लोग अगर देखते हैं तो ग्लोबल पॉलिटिकल जो हमारा रिलेशन है उनके हिसाब से समझ रहे हैं। तो अपना अपना मानना है। हम लोगों को क्या कर रहा है, हम लोगों को ये सब चीजें ना देख करके हम लोगों को केवल इतना देखना है कि इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए क्या है, क्योंकि भैया अगर क्वेश्चन नहीं फंस रहे हैं तो कोई मतलब नहीं इन सब चीजों का। तो हम लोगों को भी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिकली कहाँ लोकेशन क्या है, साइप्रस कब आजाद हुआ, उसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, कौन सा देश कितने देशों, भारत के प्रधानमंत्री कितने देशों बाद कोई प्रधानमंत्री भारत का गया है, और इसके अलावा क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे या फिर बात की है हम लोगों ने। तो इन्हीं को आप क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, नोट करेंगे। नोट करने के बाद आप क्या करेंगे, लर्न। और क्या करना है, सिंपल। तो उसके बाद आप लर्निंग करिए, आराम से रिलैक्स होकर के बैठिए, अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए, पढ़ाई करिए। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।